अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। अकाउंटिंग की सीरीज में अब तक हम जो पढ़ चुके हैं उसमें हमने अकाउंटिंग का इंट्रोडक्शन पढ़ा। उसके बाद फिर हमने जर्नल बनाना सीखा। हमने ट्रांजैक्शंस को एनालाइज करना सीखा है, फिर जर्नल लेजर बनाना सीखा और उसके बाद फिर ट्रायल बैलेंस बनाना सीखा है। आज जो हम पढ़ रहे हैं ये हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, अगला चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर 6 है। और इस चैप्टर का नाम है कैश बुक। कैश बुक एक ऐसी अकाउंटिंग की बुक होती है और ये इसको भी हम काउंट करते हैं अपनी प्राइमरी बुक्स के अंदर। जो इनिशियल बुक्स होती हैं, सबसे पहली मरतबा जहाँ पर रिकॉर्डिंग होती है, उस बुक के अंदर हम इसको काउंट करते हैं। कैश बुक एक ऐसी बुक होती है जो उन ऑफिसेज में या उन बिजनेसेस में इस्तेमाल की जाती है जहाँ पर ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं। जैसे कि ये अपने नाम से जाहिर है कि ये कैश बुक है, इसके अंदर आप सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं। अगेन इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। कैश बुक के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं, उधार ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड नहीं करते और इन्फॉर्मेशंस को भी हम यहाँ पर रिकॉर्ड नहीं करते। तो आमतौर पर छोटे बिजनेसेस या ऐसे बिजनेसेस जहाँ ज़्यादातर कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं या 100% कैश ट्रांजैक्शंस होती हैं, वो बिजनेसेस कैश बुक यूज़ करते हैं। जब हम ये चैप्टर कंप्लीट कर चुकेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कैश बुक की कौन कौन सी अकसाम होती हैं। कैश बुक की मुख्तलिफ अकसाम होती हैं, 3 अलग अलग किस्म की कैश बुक्स बनती हैं। उन सारी कैश बुक्स की अकसाम को हम पहचान सकेंगे और इसके अलावा हमें पता चलेगा कि सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शंस क्या होती हैं और उनको कैसे रिकॉर्ड किया जाता है, कैसे उनको पोस्ट किया जाता है। जर्नल और जर्नल लेजर में ट्रांजैक्शंस का इफेक्ट डबल एंट्री सिस्टम पे होता है, यानी हम हर एक ट्रांजैक्शन को हम डेबिट में भी रिकॉर्ड करते हैं और क्रेडिट में भी रिकॉर्ड करते हैं, जबकि कैश बुक में ऐसा नहीं होता, इसलिए हम इसको सिंगल एंट्री ट्रांजैक्शंस भी कहते हैं। फिर हम इसकी फुटिंग एंड बैलेंसिंग करना सीखेंगे। अच्छा, फुटिंग एंड बैलेंसिंग सेम उसी तरह से होगी जैसे हम अपने जर्नल लेजर्स में करते चले आए हैं, ठीक है। उसके अलावा फिर हम टी अकाउंट्स बनाएंगे, डिस्काउंट अलाउड और डिस्काउंट रिसीव्ड के। ये 2 टी अकाउंट्स बनते हैं इसके अंदर, डिस्काउंट जो हमने दिया और डिस्काउंट जो हमें मिला। तो इस तरह से हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। इस टॉपिक के अंदर हम ये तमाम चीज़ें सीखेंगे। कैश बुक क्या होती है, इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन हम पढ़ लेते हैं। अ कैश बुक इज लाइक अ सब्सिडरी बुक। ये एक सब्सिडरी लेजर की तरह से होती है। ये कैश का एक लेजर ही होता है, इस तरह से आप समझ लें इसको। इट इज अ स्पेशल बुक दैट विल रिकॉर्ड ओनली वन टाइप ऑफ ट्रांजेक्शंस, दैट इज कैश ट्रांजेक्शंस। In an organization, thousands of cash transactions occur in a year and journalizing them is a tedious work. Obviously, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर पूरे साल के दौरान हजारों बल्कि लाखों की तादाद में कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड हो रही होती हैं। तो उन तमाम कैश ट्रांजैक्शंस को आसानी से रिकॉर्ड करने के लिए और अपने टाइम और अपनी मेहनत बचाने के लिए हम जर्नल के बजाय कैश बुक का इस्तेमाल करते हैं। तो इसलिए कंपनीज कैश बुक मेंटेन करती हैं और कैश बुक की 3 अकसाम होती हैं। चले आए इनको हम पढ़ते हैं वन बाय वन। कैश बुक को हम सिंगल कॉलम कैश बुक या सिंपल कैश बुक भी कहते हैं, ठीक है। ये कैश बुक जो है इसके अंदर सिर्फ कैश ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड होती हैं और इसके अंदर सिर्फ कैश की इनकमिंग और कैश की पेमेंट्स को रिकॉर्ड किया जाता है, ठीक है। यानी जो रिसिप्ट्स हैं, कैश जितनी भी हम रिसीव करते हैं उनको हम लेफ्ट साइड पर यानी हम अपने डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं और जितनी भी कैश में हम पेमेंट्स कर रहे होते हैं उन तमाम पेमेंट्स को हम अपनी राइट साइड पर यानी क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड कर रहे होते हैं। और जो कंपनीज कैश बुक रिकॉर्ड करती हैं, कैश बुक बनाती हैं, उनको फिर कैश का लेजर बनाने की जरूरत नहीं होती। वो बाकी हेड ऑफ अकाउंट्स के तो लेजर्स बनाती हैं, लेकिन कैश का लेजर वो कंपनीज नहीं बनाती, मेंटेन नहीं करती हैं, क्योंकि उनको जरूरत ही नहीं होती है। सिंगल कॉलम कैश बुक में क्योंकि सिर्फ एक कॉलम होता है, इसलिए उसमें सिर्फ और सिर्फ कैश की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड की जाती हैं, उसमें बैंक की ट्रांजेक्शन्स रिकॉर्ड नहीं की जाती। अच्छा, ये चीज़ याद रखिएगा स्टूडेंट्स कि हमारा कैश और हमारा बैंक ये दोनों हम साइमल्टेनियसली एज अ कैश कंसिडर कर रहे होते हैं। बैंक हो या कैश हो, दोनों ही हमारे करंट अकाउंट्स होते हैं, दोनों ही हमारे क्विक करंट अकाउंट्स होते हैं, एसेट्स होते हैं। दोनों को हम अल्टरनेटिवली यूज़ कर रहे होते हैं, चाहे हम कैश में पेमेंट करें या चाहे हम चेक के थ्रू पेमेंट करें, बात एक ही होती है।
कोई भी डिस्काउंट्स जो दिए जाते हैं वो भी यहाँ पर हम रिकॉर्ड नहीं कर पाते क्योंकि सिंगल कॉलम कैश बुक होता है। और इस कैश बुक को हम बहुत ही फ्रिक्वेंटली बैलेंस भी कर रहे होते हैं, यानी हर महीने में या हर फोर्टनाइटली अब आपको याद होना चाहिए कि हर 15 दिन के पीरियड को या हाफ मंथ के पीरियड को फोर्टनाइटली पीरियड कहा जाता है। अच्छा, बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो अपनी कैश बुक को डेली बेसिस पर भी बैलेंस कर रही होती है। मसलन बैंकिंग कंपनीज, बैंक के अंदर जितनी भी कैश बुक्स होती हैं, जो भी बैंक्स होते हैं उनमें जो कैश बुक्स मेंटेन हो रही होती हैं वो डेली बेसिस पर उसको बैलेंस कर रहे होते हैं। अच्छा, ये चीज याद रखिएगा कि कैश बुक में कभी भी क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता। कभी भी कैश बुक में क्रेडिट बैलेंस नहीं हो सकता क्योंकि हम कैश बुक के अंदर उधार की एंट्रीज रिकॉर्ड नहीं करते, तो इसलिए कैश बुक कभी भी क्रेडिट में नहीं जा सकती। जीरो हो सकता है उसका बैलेंस, लेकिन उसका बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा। और कैश बुक सिर्फ और सिर्फ डेबिट बैलेंस या जीरो बैलेंस शो करती है। ये हमारा सिंगल कॉलम कैश बुक का पैटर्न है। इसमें हम देख रहे हैं कि हमारी दो साइड्स हैं, एक हमारी रिसिप्ट साइड है, एक हमारी पेमेंट साइड है। और रिसिप्ट साइड पे डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस एंड अमाउंट है, और पेमेंट साइड पर भी डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस और अमाउंट है। अब अगर आपको जर्नल लेजर्स याद हैं तो जर्नल लेजर में हमने स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ जर्नल लेजर जो पढ़ा था, अगर वो आपको याद है तो आप देख सकते हैं कि उस स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ लेजर में और सिंगल कॉलम कैश बुक में सिर्फ एक डिफरेंस है कि हमने वहाँ पर डेबिट और क्रेडिट यूज़ किया था, जबकि यहाँ पर हम पेमेंट्स और रिसिप्ट्स के वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं। और कोई डिफरेंस नहीं है, डेबिट की जगह पर हमने रिसिप्ट्स लिख दिया और पेमेंट की जगह पर हमने क्रेडिट की जगह पर हमने पेमेंट्स लिख दिया है। इसके बाद आती है टू कॉलम कैश बुक में। टू कॉलम कैश बुक में हमारे पास एक और कॉलम भी होता है जिसमें जो कि बैंक का कॉलम होता है, यानी कैश के कॉलम के साथ साथ हमारे पास बैंक का कॉलम भी मेंटेन हो रहा होता है। तो उसमें हम क्या करते हैं कि जितने भी कैश की ट्रांजैक्शंस होती हैं वो कैश के कॉलम में मेंटेन करते हैं, और जितने भी बैंक की ट्रांजैक्शंस होती हैं, यानी बैंक के अंदर कोई इनकमिंग हो रही है तो उसको हम बैंक के रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे, और बैंक से अगर कोई पेमेंट्स क्या कर रहे हैं हम या आउटगोइंग हो रही है बैंक से तो उसको हम पेमेंट साइड पर रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, बाजू का तो ऐसा होता है कि कुछ छोटे छोटे बिजनेसेस ऐसे होते हैं जिनका कोई बैंक अकाउंट नहीं होता। इन दैट केस अगर बैंक अकाउंट नहीं हो तो बैंक कॉलम की जगह पर फिर हम डिस्काउंट कॉलम ऐड कर देते हैं, क्योंकि कंपनीज आमतौर पर डिस्काउंट्स देती भी हैं और जहां से माल परचेज किया जाता है वहां से डिस्काउंट्स लेती भी हैं। ठीक है, तो दोनों सूरतों में हमें डिस्काउंट को रिकॉर्ड करना होता है, तो हम बैंक की जगह पर डिस्काउंट का कॉलम ऐड कर देते हैं। ये हमारा पैटर्न है, फॉर्मेट है टू कॉलम कैश बुक का, जिसमें आप देखें कि जो वन कॉलम सिंगल कॉलम कैश बुक हमने पढ़ी थी उसमें और इस टू कॉलम कैश बुक में डिफरेंस सिर्फ ये है कि यहाँ पर हमने दो कॉलम्स बना दिए हैं, कैश का और उसके बाद फिर बैंक का। और ये पूरी साइड हमारी लेफ्ट साइड जो है ये हमारा रिसिप्ट साइड है, और जो राइट साइड है हमारी ये पूरी हमारी पेमेंट साइड है। अच्छा, कैश बुक आप हमेशा आमने सामने के दो पेजेस पर बनाएंगे। ठीक है, यानी जब आप कॉपी खोलेंगे तो इस तरह से कि उसके लेफ्ट साइड पर और राइट साइड के जो पेजेस जो आमने सामने हो उन पेजेस पर आप कैश बुक बनाएंगे। चाहे आप पेपर में कर रहे हो, चाहे आप अपने पास घर में अपनी कॉपी पे कर रहे हो, तब भी आप हमेशा इसी को फॉलो करेंगे। और लेफ्ट साइड पर जो पेज होगा उस पेज पर आपने रिसिप्ट साइड का बनाना है, और राइट साइड पर जो पेज होगा इस पेज पर आपने पेमेंट साइड को बनाना है। ठीक है, बाकी कॉलम्स आपके पास ये आ जाएंगे, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, कैश एंड बैंक। और पेमेंट साइड पर अगेन डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस, कैश और बैंक। उसके बाद आता है थ्री कॉलम कैश बुक। थ्री कॉलम कैश बुक में हमारे पास तीन कॉलम्स होते हैं। डिस्काउंट का कॉलम होता है, उसके बाद फिर कैश का कॉलम होता है, उसके बाद फिर बैंक का कॉलम होता है। और ये तीनों कॉलम्स कैश बुक के दोनों साइड्स पर होते हैं, यानी पेमेंट साइड पर भी और रिसिप्ट साइड पर भी। जब हम थ्री कॉलम कैश बुक यूज कर रहे होते हैं या टू कॉलम कैश बुक यूज कर रहे होते हैं, यानी जब हम कैश और बैंक ये दोनों कॉलम्स यूज कर रहे होते हैं अपनी कैश बुक के अंदर, तो उस सूरत में एक छोटा सा डिफरेंस आता है कि अगर हमें कहीं से चेक मिल रहा है, मसलन हमने किसी से चेक रिसीव किया है और उस चेक को हम सेम डे बैंक में जमा नहीं करवा रहे, किसी और दिन जमा करवा रहे हैं। मसलन जैसे आज मुझे
चेक रिसीव हुआ अपने कस्टमर से, वो चेक लेकर मैंने अपने पास रख लिया। अब मैं चाह रहा हूँ कि मैं इस चेक को 2 दिन बाद 3 दिन बाद रिकॉर्ड करूँ, बैंक में जमा कराऊँ। तो उस सूरत में क्या होगा कि जब तक वो चेक मेरे पास रखा हुआ है, ऑफिस में रखा हुआ है, मैं उसको बैंक के अंदर रिकॉर्ड नहीं करूंगा, बल्कि मैं उस वक्त तक उस चेक को अपने पास कैश के कॉलम में रिकॉर्ड रखूंगा। और जिस दिन मैं उसको जमा कराऊंगा बैंक में, उस दिन फिर मैं उसको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करा बैंक के कॉलम में उसको पोस्ट कर दूंगा। ये हमारा फॉर्मेट है 3 कॉलम कैश बुक का। और इसको आपने बहुत ध्यान से देखना है, बहुत गौर से देखना है, क्योंकि आपने सारी जिंदगी जो कैश बुक यूज करनी है वो यही कैश बुक यूज करनी है। हम कहीं सिंगल कॉलम कैश बुक यूज नहीं करते, हम कहीं 2 कॉलम कैश बुक यूज नहीं करते। हम जब कभी भी कैश बुक यूज करते हैं वो हम 3 कॉलम कैश बुक ही यूज करते हैं। अच्छा जी, तो इसमें हमारे पास देखिए रिसिप्ट साइड पर, यानी हमारी डेबिट साइड पर, या आप कह लें कि लेफ्ट हैंड साइड पर जो कॉलम्स आ रहे हैं, जो हेडिंग्स आ रही हैं, वो हैं सबसे पहले डेट की हेडिंग है, उसके बाद डिस्क्रिप्शन है, उसके बाद पोस्ट रेफरेंस है। और पोस्ट रेफरेंस का कॉलम सबसे छोटा सा बनता है। डिस्काउंट अलाउड, यानी जब हम डिस्काउंट किसी को देंगे, डिस्काउंट अलाउ करेंगे, तो ये उसका कॉलम आ जाएगा। कैश जब भी हमें रिसीव होगा तो हम यहाँ पर रिसिप्ट साइड पर कैश के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे। और जब कभी भी बैंक में हमारे पास पेमेंट रिसीव होगी तो हम उसको बैंक के कॉलम में रिकॉर्ड करेंगे रिसिप्ट साइड पर। देन हमारे पास पेमेंट साइड आ जाती है। पेमेंट साइड कह लें, या इसको आप क्रेडिट साइड कह लें, या इसको आप अपना राइट हैंड साइड कह लें, ठीक है। तो इसमें भी देखें सेम उसी तरह से हमारे पास सेम वही कॉलम्स बने हुए, डेट, डिस्क्रिप्शन, पोस्ट रेफरेंस। डिस्काउंट अलाउड की जगह पर अब यहाँ पर पेमेंट साइड पर आ जाएगा डिस्काउंट रिसीव्ड, क्योंकि जब आप परचेजिंग करेंगे और परचेज करने के अगेंस्ट में आपने कैश में पेमेंट की है, तो वहां पर आपको डिस्काउंट रिसीव होगा। आप डिस्काउंट लेंगे, मसलन मैंने 100 रुपए की कोई चीज़ खरीदी है, उनसे मैंने कहा कि भाई मुझे कुछ डिस्काउंट भी दे दो। तो 100 रुपए की चीज़ पर उन्होंने मुझे 5 रुपए डिस्काउंट दे दिया, तो मैं 95 रुपीज़ उनको दे दूंगा, और 5 रुपए जो मुझे डिस्काउंट मिला है वो अपने डिस्काउंट रिसीव्ड कॉलम में रिकॉर्ड कर दूंगा। तो ये हमारी थी 3 कॉलम कैश बुक। इसको आप बहुत अच्छे से देख लें, डिटेल से इसको देख लें, क्योंकि हमने जब काम करना है, हमने जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करने हैं वो हमने इसी पैटर्न पर ही सॉल्व करने हैं। आप चाहें तो इस पैटर्न को अपने पास लिख लें, नोट डाउन कर लें, क्योंकि आगे तो हमने काम करना ही है इसके ऊपर। अच्छा, ये कुछ फीचर्स हैं कैश बुक से रिलेटेड, कुछ मखसूस पॉइंट्स हैं, इनको आप पढ़ें और इनको जहन नशीन कीजिएगा। नंबर 1 पे है, इन कैश बुक वी रिकॉर्ड ओनली कैश ट्रांजैक्शंस। कैश के अलावा कोई ट्रांजैक्शंस इसमें रिकॉर्ड नहीं होती हैं। हाँ, बैंक की ट्रांजैक्शंस जो हैं वो भी हम कैश में ही कंसिडर करते हैं। अगर हम बैंक के थ्रू पेमेंट कर रहे हैं या हमारे बैंक में पेमेंट आ रही है, तो वो भी कैश ही कंसिडर किया जाता है। जितने भी कैश और बैंक रिसिप्ट्स हैं वो हम अपनी डेबिट साइड पर रिकॉर्ड करते हैं। आप इसको डेबिट साइड कह लें या रिसिप्ट साइड कह लें, या आप इसको लेफ्ट हैंड साइड कह लें। अच्छा, और जितनी भी कैश और बैंक की पेमेंट्स हैं उनको हम रिकॉर्ड करते हैं अपनी क्रेडिट साइड पर। आप इनको इसको क्रेडिट साइड भी कह सकते हैं, अपनी पेमेंट साइड भी कह सकते हैं, और राइट हैंड साइड भी कह सकते हैं। कैश बुक को हम एक अकाउंटिंग जर्नल के तौर पर भी कंसिडर करते हैं। यानी अगर हमें कहा जाए कि अकाउंटिंग जर्नल्स का या अकाउंटिंग बुक्स के नाम लिखें, तो उसमें भी कैश बुक आता है। और कैश बुक को हम कैश और बैंक का लेजर के तौर पर भी इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसके अंदर बेसिकली कैश और बैंक की इनकमिंग और आउटगोइंग, या यूं कह लें कि रिसिप्ट्स और पेमेंट्स रिकॉर्ड हो रही होती हैं। या आप इसको अकाउंटिंग की लैंग्वेज में कह लें कि कैश और बैंक के डेबिट्स और क्रेडिट्स रिकॉर्ड हो रहे होते हैं। और फिर आखिर में हम इसको फुटिंग एंड बैलेंसिंग भी करते हैं, जिस तरह हम लेजर में करते हैं। तो इसलिए ये कैश बुक ही हमारा बैंक का लेजर और कैश का लेजर भी बन जाता है। यही रीज़न है कि कंपनीज कैश बुक यूज़ करती हैं वो फिर कैश का लेजर नहीं बनाती, और बैंक का लेजर भी अलग से मेंटेन नहीं करती। आपको याद होगा कि जर्नल में हम जो ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करते हैं उसमें हम डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड्स रिकॉर्ड करते हैं। यानी एक ही ट्रांजैक्शन के हम 2 इफेक्ट्स रिकॉर्ड करते हैं। सेम टाइम पर वही ट्रांजैक्शन हमारी डेबिट में भी रिकॉर्ड हो रही होती है, और सेम वही ट्रांजैक्शन हमारी क्रेडिट में भी रिकॉर्ड हो रही होती है। लेकिन कैश बुक में ऐसा नहीं होता। कैश बुक में या तो कोई भी ट्रांजैक्शन रिसिप्ट साइड पर रिकॉर्ड होगी या फिर क्रेडिट साइड पर रिकॉर्ड होगी, ठीक है। एक और बात यह है कि जितनी भी ट्रांजैक्शंस हैं कैश बुक के अंदर, वो डेट वाइज
असेंडिंग ऑर्डर में रिकॉर्ड की जाती हैं। उनको हम मिंगल नहीं कर देते कि बाद में आने वाली डेट को पहले रिकॉर्ड कर दिया और पहले आने वाली डेट की ट्रांजैक्शन हमने बाद में रिकॉर्ड कर दी, ऐसा नहीं किया जाता। हमेशा ये असेंडिंग ऑर्डर में ही रिकॉर्ड करना होता है। कॉन्ट्रा एंट्री, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको समझना आपके लिए ज़रूरी है। देखिए, जब कभी भी अगर ऐसा हो कि अगर कभी भी ऐसा होता है कि हमारे पास जो कैश ऑफिस में रखा हुआ होता है उसको उठाकर हम बैंक में जमा कर रहे होते हैं, या बैंक में जो कैश हमारे पास रखा हुआ है उसमें वहां से हम कुछ कैश निकाल के अपने ऑफिस में लेकर आ रहे होते हैं, इन दोनों सूरतों में हमारे पास कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होती है। और ये कॉन्ट्रा एंट्री क्या होती है, इसको समझ लें जरा। बेसिकली कॉन्ट्रा एंट्री एक ऐसी एंट्री होती है जो कैश बुक में रिसिप्ट्स और पेमेंट दोनों साइड पर रिकॉर्ड होती है, इसलिए हम उसको कहते हैं कॉन्ट्रा एंट्री। अच्छा, ये क्यों दोनों साइड पर, जबकि अभी तो हमने कहा मुसलसल हम कहते चले आ रहे हैं कि कैश बुक में सिर्फ सिंगल इफेक्ट आता है किसी भी एंट्री का, तो ये एंट्री क्यों ऐसी होती है कि जिसका कॉन्ट्रा इफेक्ट आता है, डबल इफेक्ट आता है। इसको थोड़ा सा मैं आपको डिफाइन कर दूं। देखिए, मेरे पास कैश रखा हुआ है ऑफिस में, इस कैश को उठाकर जब मैंने बैंक में जमा किया तो क्या हुआ कि मेरे ऑफिस में जो कैश था वो चला गया, वहां से पेमेंट हो गई। लेकिन मैंने कहाँ पेमेंट की है, किसको पेमेंट की है, मैंने अपने ही बैंक अकाउंट में जमा करवाए हैं। तो इसका मतलब है मेरे बैंक अकाउंट में रिसिप्ट भी हो रही है, वहां पर पेमेंट रिसीव भी हो रही है। इसी तरह से अगर मेरे बैंक अकाउंट में पैसे रखे हुए हैं और वहां से मैंने पैसे निकाल के ऑफिस में लेकर आया हूँ, और ये पैसे की बहुत सारी डिफरेंट रीजंस की वजह से हम निकालते हैं। मसलन हमने अपना पेटी कैश फंड रिकॉर्ड करना है, उसको मेंटेन करना है, उसके लिए निकाला, या मसलन हमने मंथली सैलरीज देनी है, वेजेस देने हैं लोगों को, कैश में वेजेस देते हैं अगर हम, तो उसके लिए हमने पैसे निकाले, ठीक है। तो और छोटे मोटे मुख्तलिफ एक्सपेंसेस करने के लिए हमने कुछ एक सर्टेन अमाउंट निकाल लिया है बैंक से। तो ऐसे अमाउंट हम बैंक से निकाल के जब कैश में लेकर आते हैं तो देखिए, बैंक से हमने पेमेंट कर दी है, बैंक से हमने पेमेंट निकाली है, तो वहां से हमारे पास से पेमेंट हो रही है। और ये पेमेंट कहाँ जा रही है, ये पेमेंट आ रही है हमारे कैश में, ऑफिस में आ रही है, ठीक है। तो ऑफिस में बेसिकली हमने कैश रिसीव भी किया। इस तरह की ट्रांजैक्शंस होती हैं जिनको हम कॉन्ट्रा इफेक्ट रिकॉर्ड करते हैं। अच्छा, इसकी तीन एग्जांपल्स हैं। नंबर एक, कैश डिपॉजिटेड इनटू द बैंक, अगर आपके पास जो कैश रखा है वो आपने बैंक में डिपॉजिट करा दिया है, उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री बनेगी। कैश विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, यहाँ पर ये भी लाजमी आप लिख लीजिएगा, कैश विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज, अगर ऑफिस यूज के लिए आपने बैंक में से पैसे निकाले हैं उसकी भी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होगी। और ट्रांसफर ऑफ कैश फ्रॉम वन बैंक अकाउंट टू अनदर बैंक अकाउंट, इफ यू हैव मोर देन वन बैंक अकाउंट, आपके पास दो हैं, तीन हैं, चार बैंक अकाउंट्स हैं, कंपनीज के पास मुख्तलिफ तादाद में बैंक अकाउंट्स होते हैं, ठीक है। इवन लोग पर्सनली भी एक से ज़्यादा बैंक अकाउंट्स रखते हैं अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से, अपने ज़रूरत के हिसाब से। तो उस सूरत में अगर आप एक बैंक अकाउंट से पैसे निकाल के दूसरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफ़र कर रहे हैं तो वहाँ पर भी आपकी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड होगी। जब कभी भी हम कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड करते हैं तो इस कॉन्ट्रा एंट्री को हम लेजर फोलियो या पोस्ट रेफरेंस का जो कॉलम होता है उसके सामने हम सी, कैपिटल सी लिख देते हैं, जो इस चीज़ को जाहिर करती है कि कॉन्ट्रा एंट्री है। ये याद रखिएगा कि हर साल जो आपके पास कैश बुक का क्वेश्चन आता है, हाँ कैश बुक का क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है कि ये हर साल आता है, और जब भी आता है तो उसके अंदर कम से कम दो कॉन्ट्रा एंट्रीज आपको दी हुई होती हैं। अगर आपने वहाँ पर पेपर में सॉल्व करते वक्त कॉन्ट्रा एंट्री का सी नहीं लिखा, लेजर फोलियो में या पोस्ट रेफरेंस के कॉलम में आपने सी नहीं लिखा, तो आपके नंबर कट जाएंगे। ये आपका कॉन्सेप्ट चेक किया जाता है कि आया आपको कॉन्ट्रा एंट्री का कॉन्सेप्ट है या नहीं है। और अगर आप वहाँ पर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे, अगर आप नहीं लिखेंगे तो आपके नंबर कट जाएंगे। इसलिए बहुत एहतियात से आपने वहाँ पर कॉन्ट्रा एंट्री का सी लाजमी मेंशन करना है। अच्छा, इसको हम पहले डिस्कस कर चुके हैं कि अगर हमें कोई चेक रिसीव हुआ है और वो चेक हमने बाद में किसी दिन बैंक में डिपॉजिट करवाना है, अभी हम डिपॉजिट नहीं करवा रहे हैं, हम किसी और दिन बैंक में डिपॉजिट करवाएंगे, तो उस चेक को अभी हम अपने पास कैश के कॉलम में शो करेंगे, वहां पर उसको रिकॉर्ड करेंगे कैश के कॉलम में। और जब हमने उस चेक को डिपॉजिट करवा दिया बैंक में तो अब उसकी कॉन्ट्रा एंट्री रिकॉर्ड की जाएगी और फिर वो चेक बैंक के अंदर पोस्ट किया जाएगा।
एक और इम्पॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी है बैंक ओवरड्राफ्ट। हमने शायद पहले भी इसके बारे में बात की है, यहाँ पर मैं आपको दोबारा से भी बता देता हूँ। बैंक से बाज़ औक़ात हमें एक फैसिलिटी मिलती है, ओवरड्राफ्ट की फैसिलिटी। ओवरड्राफ्ट यानी जितना बैंक में हमारा पैसा मौजूद है हम उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं। मसलन अगर मुझे बैंक ने ट्रांजैक्शन ओवरड्राफ्ट सैंक्शन किया हुआ है 50,000 तक का, अब अगर मेरे बैंक अकाउंट में 10,000 रुपये हैं और किसी को मैं 40,000 का चेक लिख कर दे रहा हूँ, तो मेरे बैंक में जो 10,000 मौजूद हैं वो 10,000 वो चले जाएंगे, और जो 30,000 कम पड़ रहे हैं उस चेक में वो बैंक अपने पास से दे देगा, और ये 30,000 मेरी तरफ वो उधार शो करेगा। इस सूरत में बैंक का अकाउंट मेरे पास नेगेटिव हो सकता है, बैंक का लेजर नेगेटिव हो सकता है, या यूँ कह लें कि बैंक का जो बैलेंस है कैश बुक में वो क्रेडिट में आ सकता है, नेगेटिव में आ सकता है। पहले हमने कहा था कि कैश का लेजर या कैश का बैलेंस कभी भी नेगेटिव नहीं होगा, क्योंकि कैश में हम उधार ट्रांजैक्शंस नहीं करते। बैंक में बाज़ औक़ात ऐसा हो जाता है कि हम गलती से या मजबूरन ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी को यूटिलाइज करते हैं, तो उस सूरत में हमारा बैंक का जो बैलेंस होगा वो नेगेटिव हो सकता है। सो दिस इज़ इट। ये हमारी थ्योरी थी कैश बुक के हवाले से। इस वीडियो को आप बार बार देखें ताकि आपको थ्योरी अच्छे से जहन नशीन हो जाए। नेक्स्ट क्लास में इंशाल्लाह हम फिर इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करना शुरू करेंगे, और इंशाल्लाह 3 से 4 क्लासेस के दौरान आपका इसका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, अगर आप टाइमली सारी वीडियोस देखेंगे और उसको जो स्टेप्स हम आपको बताएंगे उनको आप फॉलो करेंगे, और ख़ुद से भी घर पे बैठ के लाजमी प्रैक्टिस करना है। अगर एक क्वेश्चन हम आपको सॉल्व करवा रहे हैं अपनी वीडियो में, तो कम से कम 2 से 3 क्वेश्चंस आप लोग घर पे बैठ के सॉल्व करें, और जब आप सॉल्व करेंगे तो आपको प्रॉब्लम्स आएंगी। अगर कोई सॉल्यूशन आपका सही नहीं हो रहा तो आप हमसे शेयर करें, कोई ट्रांजैक्शंस आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे शेयर करें, हम आपको उस ट्रांजैक्शन का सॉल्यूशन प्रॉपर्ली बताएंगे। तो इस तरह से इंशाल्लाह 2 से 3 क्लासेस के अंदर अंदर आपके इस टॉपिक की भी तैयारी हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपसे। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, अपने आसपास वालों का, अपने घर वालों का, अपने दोस्तों, अजीज़ और रिश्तेदारों का सबका बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।